हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। ये पॉलिटिकल साइंस के हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर के, इसमें ये दूसरे पार्ट्स में हम लोग चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का, जैसे कि आप लोगों को एक पार्ट पहले मिल चुका है, तो चैंपियन बैच के जो हम लोग स्टार्ट किए उसी में से हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पूरे सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए चले गए। अगर आप CUT PG 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है आपके लिए कि पहले आप सारे क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उन्हें एनालाइज कर लें, उससे रिलेटेड और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं उसे जान लें। आपको प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यूट्यूब पे सॉल्व किया हुआ, लेकिन आप मेरा पहला पार्ट देखें और फिर इसे देखने के लिए आएँ। जब पहला पार्ट आप देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपको एक हर क्वेश्चन से डिटेल में जो जो उससे ज़रूरी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, स्टोरी हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताया गया है। जब आप 2024 का पूरा 3 पार्ट कर लेंगे, 25-25 क्वेश्चंस का जो पार्ट बना हुआ है, आप जब पूरा कर लेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता है। बाकी जब आप 23 का 22 का करने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपका हो जाएगा इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, अगर आप सिर्फ यहाँ पे हम लोगों के साथ ये सारे क्लास देख लेते हैं तो आप लोग जुड़े रहिएगा क्लास से और देखते रहिएगा कि किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आगे बढ़ते हैं, पहले आज देख लेते हैं कि जो आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन राइट्स में या पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, इन सब में से किसी में भी अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको जो हम लोग पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो कोड होता है, इसी कोड के अंतर्गत आपको सब कुछ मिल जाएगा। HUQP 18 जो आप लोगों का कोर्स होता है उसमें ये सारे सब्जेक्ट मेंशंस हैं। आप एग्जाम दीजिएगा, बस आपको ये टिक करना होगा फॉर्म भरते टाइम कि आप किस सब्जेक्ट के लिए मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो इसी से आपका हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि अगर आप लोग सही तरीके से पूरा एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी कोर्सेज और भी अवेलेबल हैं। MSc में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, MA के लिए अवेलेबल है और BEd के लिए। MA में पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है वो पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको, और उसके लिए आप चाहे डेमो क्लास हो या प्रीवियस ईयर का सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कायदे से सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कि आपको सारा चीज़ टेस्ट सीरीज भी मिले, आपको प्रीवियस ईयर का सही तरीके से एनालाइज किया हुआ मिले, सब कुछ जो मिले वो आपको फाउंडेशंस कोर्स में, ये जो कोर्स चल रहा है चैंपियन बैच के नाम से, उसमें आपको मिलेगा। और इस कोर्सेज का जो फीस रखा गया है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, 4999 रखा गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो CUT के PG से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस या किसी अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल कॉल कीजिए, चाहे एडमिशन से रिलेटेड या किसी अदर रिलेटेड भी जानकारी हो, तो आप क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा ये सब अगर आपको जानना हो तो आप कॉल कीजिए और जानकारी ले सकते हैं। और अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। जो फीस है, अभी आपका जो फीस ये दिख रहा है 4999, उसमें बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है कि आपको 50% का ऑफ मिल जाता है। अगर अभी, क्योंकि ये एडमिशन प्रोसीजर अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट्स होंगे हर सब्जेक्ट्स में उनको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप तुरंत एडमिशन लेते हैं आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और बात रही कि आप किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए क्या है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे प्रिस्टीन क्लासेस का जो ऐप है, प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोग 25 क्वेश्चंस पहले कर चुके थे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, जो प्रीवियस ईयर्स का हम लोग पूरा सीरीज चला रहे हैं, आपको हर 25 क्वेश्चंस का सीरीज मिलेगा, उसमें 25 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज वहाँ से आगे हम लोग करेंगे 26 नंबर से लेके 50 नंबर तक का क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस का जो करने का तरीका क्या रहेगा कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हम जैसे क्वेश्चंस आपको लगा दें, तो आप क्वेश्चंस पढ़ के आप कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आपको जो भी आंसर लगे, जिस टाइम भी आप देख रहे हैं, अपने आप में देखिए कि आप 25 में से कितना सही कर पा रहे हैं अभी। और मैं आपको इससे रिलेटेड जो जो बातें और जानकारी हैं वो ज़रूर देते जाऊँगा। तो इसमें आप देखिए, क्वेश्चंस पूछा गया कि विच वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ कंटेंशंस बिटवीन टू नेबर्स। ठीक है,
कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जो लड़ाई का झगड़ा का जो मुख्य रीजन्स बना हुआ है, ठीक है, बॉन्स ऑफ कंटेंशंस, वो कौन सी ट्रीटी है इनमें से, वो बताना है आपको। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि जैसे इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान में कौन सी ट्रीटी है जो वाटर से रिलेटेड है। तो आप अगर जानते होंगे तो एक ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी होता है। ये कब होता है? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, ठीक है, 1960 में ये ट्रीटी होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया के तरफ से उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। और पाकिस्तान, ये हो गया आपका इंडिया का साइड, और ये हो गया आपका पाकिस्तान के साइड में कौन थे? पाकिस्तान के साइड में अयूब खान, वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे अयूब खान, वो थे, ठीक है। अब इस ट्रीटी में क्या बात था? जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ उसमें क्या था कि इंडस से रिलेटेड जो बहुत सारी ट्रीटीज है, अच्छा इसमें ये था कि एक ब्रोकरेज था, एक मीडिएटर कौन थे? ये मीडिएटेड किसके द्वारा कराया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा मीडिएटेड कराया गया था, ब्रोकरेज को कराया गया था। ये आपका इंडिया हो गया, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी, और वर्ल्ड बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव आके इन दोनों को ट्रीटी को कराया था। ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। ये बहुत सारे ट्रीटी, बहुत सारे जो वाटर शेयरिंग को लेकर ये ट्रीटी हुआ था, जब आप जो पार्टीशंस के बाद जो बहुत सारी दिक्कत वाटर शेयरिंग को हुआ था उससे रिलेटेड है। इसमें जो एक चीज़ और है वो आपको जो देखना है कि 5-6 रिवर था, ठीक है, 6 रिवर था। उसमें रिवर्स को एक ईस्टर्न और वेस्टर्न के साइड से बांट दिया गया था कि 3 रिवर्स को ईस्टर्न साइड, ठीक है, ईस्टर्न साइड, और 3 रिवर्स को वेस्टर्न साइड। इसमें क्या हुआ था कि कुछ रिवर्स जो वेस्टर्न साइड के थे वो चला गया था किसके पास? पाकिस्तान के पास। वेस्टर्न साइड के रिवर पाकिस्तान के पास, ईस्टर्न साइड के रिवर इंडिया के पास, ठीक है। अब इंडिया के पास किस किस, अब इसमें क्या था कि जो जो रिवर इंडिया के पास है उसमें तो पूरा का पूरा सारा राइट्स इंडिया का ही है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास भी है तो उसमें भी बस उसे रोक नहीं सकते, उनके फ्लो को बिना रोके हुए अगर कुछ पावर जनरेट करना हो या सिंचाई के लिए काम करना हो तो वो वहाँ भी हम कर सकते हैं। तो वेस्टर्न साइड में मेनली जो था वो कौन से रिवर थे, आप नाम अगर याद रखना हो, कभी कभी नाम पूछे जा सकते हैं, तो इंडस, झेलम, ठीक है, झेलम, और आपका इंडस झेलम हो गया, और चेनाब, ठीक है, चेनाब ये है आपका, ये था वेस्टर्न साइड में जो कि पाकिस्तान के हिस्से में था, ठीक है। और इंडिया के हिस्से में जिस मतलब इस पे जो है इन तीनों रिवर पे डायरेक्टली इंडिया क्या कहते हैं, इसके बस बहाव को नहीं रोक सकता है, लेकिन बहुत सारे काम जो इरिगेशन से पावर जनरेट करना वो सब कर सकते हैं, ठीक है। ईस्टर्न साइड में जो था वो क्या था? रावी था, ठीक है, रावी और ब्यास, ठीक है, ब्यास हो गया आपका, और सतलज, ये तीनों रिवर था आपका कौन से? ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में ये रावी, ब्यास, सतलज हो गया, और वेस्टर्न साइड में इंडस, झेलम और चेनाब। तो ये इस तरीके से बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे में क्या था कि जो इंडिया के पास है वो तो मान लीजिए, क्योंकि देखिए जो अपना आप मैप देखे होंगे तो जो सारी रिवर्स बहती हुई इंडिया से पाकिस्तान की ओर जा रही है, तो पहले इधर से जा रही है, तो इनके पास इन सारे रिवर्स का कंट्रोल पहले है। तो ये इन सारे रिवर्स में तो चाहे इसको रोक ले, रिजर्वायर बना दें, ठीक है, डैम बना दें, कुछ भी करें, ये इन पे फुल राइट है इंडिया का। लेकिन इस साइड का जो है उसमें भी क्या है कि पावर अगर जनरेट करना हो, ठीक है, थर्मल पावर जनरेट करने के लिए या आपका क्या कहते हैं इरिगेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके रोक नहीं सकते हैं, बस उसके बहाव को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, ये था। तो इस वजह से इसको क्वेश्चंस में बोला गया कंटेंशन से, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल भी माना जाता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा वाटर ट्रीटी है वो यही है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इससे आपका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आप लोग इस तरीके से देखिए, सारा इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाना है। आप जब भी बैठे तो सिर्फ ऐसे मत देखा कीजिए वीडियो, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उससे रिलेटेड जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसे ऐड ऑन करते जाइए। सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर जानना, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चंस पे चलते हैं, 27 नंबर पे। इसमें देखिए आप कुछ थिंकर हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, ठीक है, कि उनके कुछ या तो कुछ स्थापना या कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड और क्या क्या जान सकते हैं
कि ग्राम्स्की के बारे में क्या है। ग्राम्स्की की जो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है वो क्या है, प्रिजन नोटबुक। ठीक है, प्रिजन नोटबुक। प्रिजन नोटबुक जब वो ग्राम्स्की जी कहाँ थे, प्रिजन में थे, उसी टाइम पे उन्होंने लिखा था प्रिजन नोटबुक, जिसमें कि वो जो डिक्टेटरशिप है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो किस तरीके से दुनिया में एक हेजोमनी बनाया गया है। सिर्फ पावर जो है बंदूक में और इसी से नहीं होता है, बहुत सारे आइडियोलॉजी के द्वारा लोगों को डोमिनेट किया जाता है, ये सारी बातें बताते हैं। लेनिन के बारे में आपको जानना है, लेनिन ने भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। लेनिन भी मार्क्स के राह पे चलते हैं, लेकिन फिर मार्क्स के बहुत सारे बात को ये खुद नहीं भी मानते हैं। तो लेनिन का एक बुक है, वो आपको याद रखना है कि व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, ये आपका व्हाट इज टू बी डन ये लिखे थे कब, 1902 में। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, लेनिन का ये एक इम्पॉर्टेंट बुक। मार्क्स से रिलेटेड, मार्क्स के तो बहुत सारे बुक आपको प्रीवियस में भी बताए हैं। ठीक, चाहे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी हो, ये सारी बुकें। और जो टोगिलियाटीज थे, ठीक है, टोगिलियाटी का कॉन्सेप्ट जो है, एक है पॉलीसेंट्रिसिज्म का, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, इनका भी बहुत सारा कम्युनिस्ट पे लेके बुक इन्होंने भी, टोगिलियाटीज ने लिखा है। तो अब आप मिला लीजिए, तो लेनिन का जो है, लेनिन ने जो बुक लिखा है व्हाट इज टू बी डन, उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि एक पार्टी फॉर्मेशंस किया जाना चाहिए, जिसमें कि जो गरीब लोग होंगे, मजदूर लोग होंगे, वो अपने शक्ति को वहाँ पे जोड़ के, और जो बुर्जुआज क्लास होंगे उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगी पार्टी के थ्रू। जबकि मार्क्स पार्टी को नहीं मानते हैं, मार्क्स मान लीजिए इनके गुरु हैं, लेकिन मार्क्स जो है पार्टी के विचारों को नहीं मानते हैं। लेकिन लेनिन पार्टी की फॉर्मेशंस की बात करते हैं और स्ट्रॉन्ग पार्टी की फॉर्मेशंस की बात करते हैं। व्हाट इज टू बी डन में वो 1902 में लिखते हैं। तो लेनिन का आप मिला दीजिए, लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी का किया था, तो लेनिन का हो गया आपका कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा, ग्राम्स्की के बारे में बताया कि उन्होंने हेजोमनी का आइडिया दिया था, कल्चर हेजोमनी का। इसमें क्या आइडिया था उनका, कि जो बताया आपको कि कल्चर और आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग जो है डोमिनेट करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप जन्म लिए, आप पे कोई ना कोई आइडियोलॉजी थोप दिया गया है कि आप किस, चाहे वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो, चाहे कास्ट का आइडियोलॉजी हो, चाहे नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी हो, कि आपको एक पर्टिकुलर वे में काम करना पड़ता है। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अगर कुछ काम कराना चाहे तो आपको हमेशा ज़बरदस्ती फोर्स से कराया जाए। उनका कहना था कि समाज जो है बहुत सारे कल्चर्स को इस तरीके से थोप देता है कि आपको महसूस भी नहीं होता है कि आप पे कोई कल्चर या कुछ चीज़ थोप दिया गया। इस तरीके से हेजोमनी बना दिया जाता है कि आप उसे सही सत्य मान लेते हैं। अगर उससे आप अलग करेंगे तो आपको अपने आप में गलत लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने हेजोमनी का आइडिया दिया था। तो आपका इसका फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट्स, ये मार्क्स का आइडिया था कि जो उन्होंने एक 6 क्लास में मोटा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कि मजदूर लोग जो हैं, पीजेंट्स लोग हैं, वो क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। और उस टाइम पे जो कुछ टाइम के लिए जो प्रोलेटरेट्स है, वो वर्ड यूज किसके लिए करते हैं, कि मजदूरों के लिए, कि वो आएंगे और वो कुछ दिन के लिए डिक्टेटरशिप में वो राज करेंगे पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, और टोगिलियाटीज का आइडिया क्या है, पॉलीसेंट्रिज्म, की दुनिया को जो है मतलब एक तरीके से सिर्फ नहीं देखना है, डिफरेंट तरीके से देखना है, कि सिर्फ कैपिटलिस्ट ये क्या कहते हैं, दो ही डायरेक्शंस में हम लोग देखते रहते हैं, उस हिसाब से अलग से देखना है। तो आप ऑप्शन मिलाइए कि देखिए, ए का आपका हो गया 2, तो ए का 2 यहाँ है, बस ए का 2 तो यही है, यानी कि ऑप्शन 2 है। बी का 1, जैसे देखिए आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस तरीके से आता है। अगर आपको एक दो बात भी पता हो तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, ये हो गया आपका देखिए सी का 3rd और डी का 4th। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु कॉन्सेप्चुलाइज्ड द आइडिया ऑफ बॉन्डेड रेशनैलिटी। अच्छा देखिए, आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट, लेकिन आप देखिए ये क्वेश्चन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है। तो यानी कि कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स बातें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी जाननी है, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका कहीं से भी हुआ हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ एज सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जरूर होता है, और थोड़ी बहुत जो बेसिक्स बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ बॉन्डेड रेशनैलिटी क्या है, कि इसमें कहता है कि लोग जो होते हैं डिसीजंस मेकिंग से रिलेटेड जो आइडिया है, कि इसमें क्या है, जो लोग डिसीजन लेते हैं वो उनके पास, जो ह्यूमन है उनके पास बाउंडेड रेशनैलिटी, उनके पास लिमिट में तर्क होता है। ठीक है,
क्यों होता है, उनका भी एक रीज़न है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप जो है कभी कभी क्या होता है, कोग्निटिव इन्फॉर्मेशन, हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और कोग्निटिव बहुत बार टाइम भी कम होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस हमारे पास इनपुट्स जिस हिसाब से आएंगे उसी हिसाब से हम डिसीजंस ले पाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो, आपको बोल दिया जाए कि आप बताओ ये सही है गलत है, तो आप कैसे बता सकते हैं। आप जनरली देखते होंगे कि आपके दो दोस्त लड़ाई किए और आप आए, ठीक है, आपको बोल दिया कि बताओ हमने ये किया, आपको दूसरे साइड्स का नहीं पता है पूरी बातें, तो उस टाइम पे इंस्टेंट आपको पूछ दिया कि बताओ हम गलत हैं कि सही हैं, तो ये बोलने का आप बोल देंगे कि आप तुम सही हो गलत हो जो भी है। लेकिन ये डिसीजंस लेना एक प्रोसीजर जो है डिसीजन लेने का, उसमें ये आपको थोड़ा बहुत पता दोनों साइड का होगा तभी आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डेड रेशनैलिटी का मतलब यहाँ जो कहते हैं कि डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास एक तो रेशनैलिटी कम होती है, उसके रीजंस क्या क्या हैं कि हमारे पास हमेशा इन्फॉर्मेशंस कम होते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कॉग्निटिव नॉलेज है मतलब, ठीक है, एक लिमिट में ही हमें पता है कि क्या चीज़ें है क्या चीज़ें नहीं है। आपको दुनिया के बारे में सब कुछ तो नहीं पता हो सकता है, तो कॉग्निटिव नॉलेज है हमारे पास, टाइम भी कम होता है। तो जो यहाँ पे हर्बर्ट साइमन है वो कहते हैं कि हमारे पास ना बहुत बेस्ट डिसीजंस के पीछे नहीं जाना चाहिए, एकदम से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लेंगे, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो कि सेटिस्फाइसिंग हो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हो। आप देख लीजिए एक वर्ड पर्टिकुलर वो यूज करते हैं, आपको कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हु यूज दिस वर्ड, तो वर्ड ये क्या है, सेटिस्फाइसिंग। ठीक है, सेटिस्फाइसिंग का मतलब वो होगा आपका कि ऐसा डिसीजंस हो जो कि सेटिस्फैक्शन दे दे, संतुष्टि दे दे कि चलो ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है, जितनी बातें हमें पता है उस हिसाब से हमने ये डिसीजंस लिया है। ठीक, सेटिस्फाइसिंग होगा, ना कि हमारा बेस्ट के पीछे भागना चाहिए। ये सारी बातें जो है हर्बर्ट साइमन बताते हैं, और उनका बुक कौन था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम के बुक 1947 में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में ये वो डिसीजंस मेकिंग के प्रोसीजर्स को बताते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इस बुक को नाम याद रखना है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि आपका, क्योंकि पवेट से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ दे, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली मेंशन सिलेबस में नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक स्टेट्समैन। ये आपको पता है कि बुक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप तो आंसर देने का कोशिश कीजिए तब तक आपको, और बाकी सबका बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट बुक है। थॉमस हॉब्स का जो है आपको याद रखना है, कौन सा बुक, लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन याद रखना है। अरिस्टोटल का कम से कम अगर एक ही बुक याद रखना तो पॉलिटिक्स याद रखिए। ठीक है, पॉलिटिक्स याद रखिए। दूसरा बात क्या कहते हैं, अरिस्टोटल क्या कहते हैं, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल। और प्लेटो का तो रिपब्लिक है एक बुक। ठीक है, रिपब्लिक सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है, जहाँ पे वो सारी कॉन्सेप्ट जो है फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो रिपब्लिक में देते हैं। तो आपका स्टेट्समैन भी प्लेटो का ही बुक है। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ द लॉ, मोंटेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ द लॉ आपको याद रखना है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट बुक हो गया। ठीक है, ये सारे इन सब थिंकर के वन ऑफ द बेस्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए इसमें कुछ कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के थिंकर हैं, उनके बुक्स हैं, आपको मैच करना है। तो जॉन क्रिसाइनर का बुक जो है क्या है, अनरिटर्न फ्यूचर रियलिज्म एंड अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यही उनका बुक है, जिसमें कि वो रियलिजम्स के बारे में जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो बताते हैं कि रियलिजम्स किस तरीके से अनसर्टन होता है, कि उनमें कुछ पता नहीं होता है कि किस तरीके से आगे होगी, जो हम लोग अभी प्रिडिक्ट कर रहे हो क्या प्रिडिक्शन सही होगा नहीं होगा, इन सारे बातें को वो अपने बुक में बताते हैं। दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन पे लिखा गया है, यहाँ पे वेलिस, जॉन, स्टीव स्मिथ और पेट्रिगोन्स ये तीनों लिखते हैं, तो ये भी सही हो गया, मतलब ए का 1। और आपका देखिए दूसरा पावर रेडिकल व्यू, स्टीवन लुइक्स, तो यानी सी का 3rd। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर जो ये नाम है आपका जॉन क्रिसाइनर या आपका बेरी बुजान, ये सब हो सकता है आपको उतना नाम नहीं पता हो। ठीक है, जनरली क्योंकि ये सारे नाम आपके नॉर्मल सिलेबस में नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टीवन लुइक्स को अगर आप पावर को पढ़े हैं तो पावर में आप स्टीवन लुइक्स को जरूर पढ़े होंगे, पावर का कॉन्सेप्ट जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन हो जाता है कि
सी का आपका थर्ड देखिए कहाँ पे, सी का थर्ड बस एक ही में है, ठीक है। तो सी के सिर्फ थर्ड से आपका काम बन जाता है कि बाकी देखिए ए का 1, बी का 2, सी का थर्ड, डी का 4, यानी जो जैसे जिस तरीके से उसी तरीके से सही रेंज में ही लगाया गया है बुक। तो पावर का जो रेडिकल व्यू है स्टीवन लुक्स का, वो क्या कहते हैं, पावर को 2-3 जो फॉर्म है पावर्स का, उन सब को एनालाइज करते हैं, फिर वो अपना एक पावर का एक रेडिकल व्यू देते हैं, ठीक है। ये बेरी बुजान का बुक हो गया आपका, रीजन्स एंड पावर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये तीनों जो बुक हैं वो क्या हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बुक हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए कल भी आपको बताया थॉमस पोज के बारे में। थॉमस पोज क्या हैं, उन्होंने जो वर्ल्ड का है, वर्ल्ड में जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के बारे में एनालाइज किया था, वर्ल्ड पॉवर्टी का और उसका ह्यूमन राइट्स से क्या रिलेशंस है, ह्यूमन राइट्स का किस तरीके से दिक्कतें होती हैं वो बताते हैं थॉमस पोजे। थॉमस पोजे कहते हैं कि जो वर्ल्ड में पॉवर्टी है वो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये नहीं है कि फूड नहीं है, खाना नहीं है, गरीबी है, पैसे नहीं हैं, उसका रीज़न ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरीके से हैं कि वो इस इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और पॉवर्टी के कारण ही ह्यूमन राइट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। थॉमस पोजे कहते हैं कि जो पॉवर्टी जब ज़्यादा होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है या साउथ जो क्या कहते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा हनन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है। तो पॉवर्टी का क्या रिलेशंस है ह्यूमन राइट से, लोगों के अधिकारों से, वो थॉमस पोगे बताते हैं, ठीक है। यानी ए का आप चौथा मिला दीजिए तो ए का चौथा देखिए आपका एक ही ऑप्शंस में देख लीजिए आप, 1-2 भी अगर आप जान रहे हैं किसी चीज़ में, हमेशा जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये सारे बुक भी जो हैं वो थोड़ा सा ऐसे बुक्स हैं जो ज़्यादा वेल नोन बुक्स जो होते हैं, बहुत फेमस बुक होते हैं, वैसे बुक नहीं है। और सारा बुक याद रखना पॉलिटिकल साइंस में ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी आदमी पूरा बुक याद रखे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको एलिमिनेशंस के थ्रू बुक वाले में कि कुछ बुकें कम से कम जो मेजर इंपॉर्टेंट बुक है उसे आप याद रखिए, बाकी आप जो है ऐसे आप कुछ एलिमिनेशंस के मेथड से कर लेंगे, क्योंकि जब भी आपको टफ बुक पूछेगा एनटीए तो वो इस तरीके से जरूर देगा कि आप ऑप्शन से क्रैक कर जाएं, ठीक है। ये नहीं कि आपका सब ऑप्शंस भी इधर उधर होगा, और ऐसा रेयर टू रेयर चांस में देगा। तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, ए का आपका हो गया 4th, उसके बाद बी का देखिए चार्ल्स बिड्स, ठीक है। चार्ल्स बिड्स का क्या हो गया, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स पे एक बुक लिखा है। दूसरा कि थॉमस नेगल, इनका है द पॉसिबिलिटी ऑफ एल्ट्रुइज्म, ठीक है, एल्ट्रुइज्म्स के बारे में पॉसिबिलिटी क्या होता है उनके बारे में ये बताते हैं। और डेविड मिलर का बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। तो आप इस तरीके से मिला लीजिए, इसको बुक को नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। आप कोल्ड वॉर से रिलेटेड, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस बार कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया है। तो कोल्ड वॉर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना। और कोल्ड वॉर में क्या पूछा जाता है, आपको क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस कल आए थे, हम बताए थे पिछले जो वीडियो, उसमें क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन ज़्यादा क्रोनोलॉजी से। दूसरा कि जो कोल्ड वॉर में है, कोल्ड वॉर में क्या क्या क्रोनोलॉजी है, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, ये एक तरफ से पूछा जाता है। तो कोल्ड वॉर कब से स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म होता है उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर, ठीक है। यानी 1945 से और सोवियत यूनियन के विघटन से 1990 तक जो है वो जो पीरियड है वो क्या माना जाता है कि कोल्ड वॉर का पीरियड है। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हो रहा है कि दो आइडियोलॉजी के बीच में। इसमें जो मेथड यूज किए जा रहे हैं वो कौन सा मेथड, वॉर डायरेक्टली नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि दो देश आमने सामने मिलिट्री वॉर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो देश आपस में प्रोपेगेंडा करके, दूसरे को इकोनॉमिक रूप से दबाने का कोशिश करके, बहुत सारा जो है दूसरे देश को बीच में ला के लड़ रहे हैं। इस तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा है। तो जनरली जो है यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच में ये चल रहा था। यूएसएसआर क्या था आपका, यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को मानने वाला, यूएसए आपका लिबरल के कैपिटलिस्ट के आइडियोलॉजी को मानने वाला, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। तो अभी आप देखिए कि इसमें क्या क्या मेजर इंसिडेंट है। तो कोल्ड वॉर को करते हुए कोरियन वॉर सबसे पहले जो इसमें दिया गया है, कोरियन वॉर का पीरियड देखिए। कोरियन वॉर कब हुआ था, कोरियन वॉर आपका हुआ था 1950 से 1953 तक, ठीक है, 1950 से 53 तक।
और उसमें इसमें देख लीजिए क्या हुआ था 1950 से 53 तक में जो दो पार्ट्स में, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू जो है कोरिया को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था, एक साउथ कोरिया और एक नॉर्थ कोरिया। अच्छा एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया एस के लिखे हैं साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एन के, ठीक है। इसको किस लेवल पे किस जो इसका लाइन है, बाउंड्री लाइन जो है वो क्या था ये भी पूछा जा सकता है कभी, तो याद रखिए 38 पैरेलल डिग्री, ठीक है, 38 पैरेलल पे इसको बांटा गया था, ठीक है, 38 पैरेलल। तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। अब बात क्या था कि नॉर्थ कोरिया में जो है जो सपोर्टेड जो था वो किससे था, यूएसएसआर और चाइना से सपोर्टेड था, यानी वहाँ पे जो कम्युनिज्म्स की आइडियोलॉजी है यूएसएसआर और चाइना से सपोर्टेड ये था। तो जो कम्युनिज्म्स की सोशलिज्म्स की जो आइडियोलॉजी इसको नॉर्थ कोरिया फैलाना चाहता था। साउथ कोरिया जो है किससे, यूएसए से डेमोक्रेटिक बनना चाहता था, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया चाहता था कि पूरा जो अपना आइसलैंड है पूरा का पूरा कम्युनिज्म्स को माने। तो आपस में इन दोनों में वॉर होता है जिसमें कि यूएसए इनको सपोर्ट करेगा, इससे ये इनको करेगा। ये कोल्ड वॉर की वजह से था कि ये दोनों आपस में भिड़ गए थे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। ये इस नॉर्थ कोरिया को सप्लाई कर रहे हैं, ये साउथ कोरिया को कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखें क्या कहते हैं बर्लिन वॉर। बर्लिन वॉर में क्या था कि जर्मनी जब बटा था, जर्मनी का जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से वो 2-4 पार्ट्स में बट गया था। कुछ पार्ट जो था तो जर्मनी भी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में बट गया था। कब, एक जब दीवार बन गई थी, ठीक है, दीवार कब बनी थी 1961 में। 1961 में एक जर्मनी में एक दीवार जो है बर्लिन में, बर्लिन वॉल के नाम से, ये वॉर नहीं है वॉल है, ठीक है, बर्लिन वॉल जो है स्टार्ट होता है बनता है। उसमें क्या था कि जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में बट गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, ठीक है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट और वेस्ट, अब वेस्ट वाला जो है वो डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट वाले को सपोर्ट कर रहे हैं और ईस्ट वाला किसको कर रहे हैं, ईस्ट वाला कर रहे हैं आपके जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईस्ट वर्सेस वेस्ट का हो गया इसमें बर्लिन में। और दूसरा सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी। सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1956 में, 1956 में सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी हुआ है। उसके बाद बचा सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे कब हुआ था 1979, ठीक है, आपको ये ईयर क्रोनोलॉजी में याद रखना है। तो सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी 1956, बर्लिन वॉर हुआ आपका 1961 में, कोरियन वॉर हुआ 1953 तक, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में जो है क्या कहते हैं यूएसएसआर का जो इन्वेजन होता है वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट्स बनाने के, अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं, वो 1979 में इन्वेजन होता है। तो आप इसको क्रोनोलॉजी में अगर अरेंज करेंगे सबसे पहले क्या आएगा, कोरियन वॉर, यानी बी से स्टार्ट होता हुआ, देखिए बी से स्टार्ट होता हुआ एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन है, तो यानी आपका ये ऑप्शन सही होता है। बी के बाद क्या हो गया, डी हो गया, यानी सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी। फिर सी हो गया आपका बर्लिन का वॉल बनना, और ए हो गया आपका सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। इस क्रोनोलॉजी में ये सेटअप होता है। तो इससे रिलेटेड और भी जो जो चीज़ें हो सकती हैं उन सबको आपको याद रखने से, क्यूबन क्राइसिस कब होता है तो यही 1962 में होता है। तो वो सब भी आपका जो मेजर इंसिडेंट है आपका कोल्ड वॉर का वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स आर्ग्यूड दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। और किसका स्टेटमेंट है, ये जो पॉलिटिकल साइंस के ये सारे लोग जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बाकी आपको बताते हैं जो सोक्रेट्स थे, सोक्रेट्स के बारे में। सोक्रेट्स क्या थे, सोक्रेट्स प्लेटो के गुरु थे, ठीक है। और सोक्रेट्स के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कहा जाता है, जैसे आप लोग जनरली होता है कि हम लोग को थोड़ा बहुत अगर ज्ञान हो जाता है तो हम लोग बहुत अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन सोक्रेट्स अपने टाइम के ग्रीक में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज्ञानी माने जाते थे। और उनको जब एक बार पूछा गया है कि पूरा दुनिया आपको ज्ञानी मानता है तो आपका इस पर क्या कहना है, तो सोक्रेट्स कहते हैं कि हाँ मैं मान सकता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, बाकी सबको ये भी नहीं पता है कि उन्हें कुछ नहीं पता है।
समझ रहे हैं कि उनको ये बोले कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे ज्ञान है, उसमें से मुझे थोड़ा बहुत पता है, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता है। और बाकी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत अगर वो उनके पास नॉलेज हो जाता है तो उनको लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है। तो इस वजह से वो उन्होंने बोला कि मैं इस वजह से, ये मतलब एक स्टोरी है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोक्रेटिस आपके सिलेबस में नहीं है, प्लेटो है, ठीक है। और सोक्रेटिक ट्रेडिशंस वाले चलता है जहाँ के आदमी डायलॉग्स करके बात, जैसे प्लेटो का जितने भी राइटिंग्स है उसमें वो डायलॉग्स में लिखे हैं बहुत। सोक्रेटिक ट्रेडिशंस ये होता है कि क्वेश्चंस पूछेगा कोई, उसका आंसर देंगे। जैसे प्लेटो को जब आपको पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे किस तरीके से ग्लूकोन, थाइसोमेकस, ये सारी बातें बताते हैं। प्लेटो से रिलेटेड क्या है, प्लेटो जो क्या बताते हैं कि जो इंडिविजुअल जो है वही उसी का जो विस्तार रूप है वो स्टेट है, ठीक है। और थ्यूसिडाइड्स के बारे में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखते हैं ये, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में क्या लिखते हैं ये, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में ये लिखते हैं कि जो एथेंस और स्पार्टा का जो वॉर हुआ था उसके बीच में उसकी कहानी को, ये वॉर को बताते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन, ये एन है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग के लिए देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ हो तो, ठीक है। पेलोपोनेशियन वॉर है, ये भी एन है, पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखते हैं थ्यूसिडाइड्स। और अरिस्टोटल आपका सही आंसर हो जाता है कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये कहते हैं कि जो हर आदमी है वो नेचर से एक पॉलिटिकल एनिमल, राजनीतिक प्राणी है। ये कौन कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज मेक इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको एक बात ध्यान रखना है कि पॉलिसी का एक जो है आपका यूनिट, उसमें से बहुत अजीब, मतलब कभी कभी 2014 का भी पॉलिसी, उससे पहले का भी पॉलिसी पूछा जाता है। तो कुछ पॉलिसी आपको याद रखना है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, SBA, स्वच्छ भारत अभियान, ये कब आया था, ये भी आपका 2014 में। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी कब आया था, 2014 में, ठीक है। डिजिटल इंडिया कब आया था, डिजिटल इंडिया आपका आया था 2015 में। तो कुछ जो पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पॉलिसी का लिस्ट बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है कि उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना आपका कब आया, उज्ज्वला योजना आपका 2016 में, ठीक है। उसमें क्या होता है उज्ज्वला योजना में, जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन्स की जो वुमेन्स हैं उनको फ्री में क्या दे दिया जाता है, गैस सिलेंडर दिया जाता है। तो आपको कुछ ईयर और उसमें क्या क्या चीज़ें किया जाता है वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया जो स्टार्ट होता है वो कब होता है, 2014 में। तो इस तरीके से आप देख लीजिए पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो मेन है वो पहले कभी पूछ सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत जो है, आयुष्मान भारत अभी कब आया है, आयुष्मान भारत आपका हो गया, आयुष्मान भारत आपका 2018 में आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेटेस्ट हो जाता है, ये आया है आपका 2018 में, ठीक है। तो आपको ये सारे जो कुछ पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉक फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल। अब लॉक के बारे में बात किया गया, तो लॉक के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि लॉक जो है वो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी की ट्रेडिशंस के लोग थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशंस के हैं, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में है आदमी, जो नेचर में जो था वहाँ पे अच्छे लोग थे, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था को सही बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, और इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ लिबरलिज्म, कुछ बातें आपको एकदम से याद रखनी है, ठीक है। और इनके कुछ बुक्स जो याद रखना है, याद रखना है। एक तो बुक याद रखना है आपका 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि वो बताते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किस तरीके से होगा, 2 लेवल पे, ठीक है। गवर्नमेंट से एक बार पहले लोग आपस में करेंगे, फिर एक बार गवर्नमेंट से करेंगे। तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और एक इनका इम्पॉर्टेंट बुक है, वो क्या है,
कंसर्निंग ऑफ, ठीक है, कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ह्यूमन, आपको एच यू लिख देते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है ये बुक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट देते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, वहाँ से अगर नहीं, टेबुला रासा का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉग का, टेबुला रासा। इसमें क्या होता है ये बताते हैं, ये कौन से बुक में दे रहे हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के जो कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में बताते हैं कि जो आदमी होता है वो जब जन्म लेता है तो उसका जो दिमाग होता है वो एक टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा मतलब एक ब्लैंक स्लेट के तरह, जो स्लेट होता है, आप जैसे मान लीजिए इसको सब कुछ मिटा दें, एकदम ब्लैंक हो गया। अब हम जिस तरीके से चाहें इसको लिखने, इस पर जो लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो लॉक है, जो मतलब लॉक कहते हैं, जो जन्म लेता है जब कोई बच्चा, तो उसका जो दिमाग होता है वो एक कैसे होता है, टेबुला रासा के तरह। टेबुला रासा में क्या होगा कि ब्लैंक स्लेट में आप जिस तरीके से चाहें, समाज जो है वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, लॉक का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है टेबुला रासा, ठीक है। आंसर देखें कि नेचुरल राइट्स के ये बहुत बड़े प्रपोंडर्स थे, ठीक है। नेचुरल राइट्स में ये क्या क्या राइट्स हमको मानते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें भी ये प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। डेट्स वाई इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ लिबरलिज्म। इन्होंने लिबर्टी का सबसे पहले बार अच्छे से कायदे से स्टार्ट किया था, टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। बाकी ये सारी बातें आपको जरूर याद रखना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी को फॉलो करते हैं। जो इनके जो दो मेजर बुक हैं, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और आपका टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ पे देते हैं, इसी बुक में आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुछ थिंकर और बुक, फिर यही क्वेश्चन है बुक और थिंकर से। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बुक तो बहुत अच्छे से बहुत सारा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए मैकियावेली है, आप तब तक आंसर दीजिए। मैकियावेली से रिलेटेड एक और कौन सा बुक है, द प्रिंस, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बुक की बात है, लेकिन एक और जो इनका फेमस बुक है द प्रिंस, ठीक है। ये प्रिंस का क्या क्या किस तरीके से वो ड्यूटी करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य लिखे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस का ये बुक है जो कौटिल्य हिंदुस्तान में लिखे हैं, उसी तरीके से मैकियावेली को माना जाता है, ठीक है। हॉब्स हो गया, हॉब्स का तो कॉन्सेप्ट आपको बताइए, लेवियाथन जो है हो गया इसका मिलता हुआ। मैकियावेली का बाकी आपका टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट अभी तुरंत आपको बताए, लॉक का, ठीक है, लॉक से रिलेटेड बाकी बातें आपको बताए अभी। और रिपब्लिक किसका बताए, बहुत, अब तो आप ये खुद ही आंसर कर लेंगे, इतने बार अभी आपको बता चुके हैं प्लेटो के बारे में। तो आपका हो गया ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड देखिए एक ही जगह है, ये ऑप्शन आपका हो जाता है सेकंड सही, ठीक है। ए का थर्ड, रिपब्लिक का प्लेटो हो गया, लेवियाथन किसका हो गया, हॉब्स का हो गया, बी का 2 हो गया, फिर है फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री, ठीक है। वो फ्लोरा का जो फ्लोरेंटाइन का हिस्ट्री जो है मैकियावेली एक बुक ये भी लिखते हैं। ये इतना फेमस बुक नहीं है मैकियावेली का, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन से वैसे भी आप क्वेश्चन से इसको कर लेंगे। तो फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री हो गया आपका मैकियावेली का, यानी सी का फर्स्ट, और डी का हो गया आप टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा सही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए कि फिर यहाँ पे कुछ थिंकर हैं और उनके बुक्स हैं, ठीक है। तो जॉन रॉल्स के बारे में आपको पता है कि इनका जो सबसे फेमस बुक है वो क्या है, यहाँ पे दिया ही है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये कब लिखते हैं, 1971 में। आपको कभी कभी क्रोनोलॉजी भी अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो जॉन रॉल्स जो है ये बुक लिखते हैं 1971 में, और इन्हीं का क्रिटिसिजम्स करने के लिए, इनके जो क्रिटिसिजम्स करते हैं कौन करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक, स्टेट एंड यूटोपिया। आपको जॉन रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो अगर क्लास देखना हो तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रॉल्स का और नॉजिक्स ने क्या क्रिटिसिजम्स कहा है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो 1974 में स्टेट एंड यूटोपिया लिखते हैं, और क्या थ्योरी ऑफ जस्टिस है, किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें एलिमेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड, और क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं पहले प्रीवियस ईयर में, वो सारे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए उसका जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो रॉबर्ट नॉजिक का हो गया आपका स्टेट एंड यूटोपिया। एडम स्मिथ का बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और फ्रांसिस फुक्यानामा का है द एंड ऑफ हिस्ट्री। ये 1992 के टाइम में लिखते हैं, जब कि सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, तो फ्रांसिस फुक्यानामा कहते हैं कि अब जो है
हिस्ट्री ख़त्म हो गया। हिस्ट्री ख़त्म होने का मतलब जो आइडियोलॉजी का वॉर चल रहा था कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि अब पूरा दुनिया ये मान लिया कि एक ही आइडियोलॉजी जो है वो चलेगी पूरी दुनिया में, जो है आपका कौन सा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है, लिबरल आइडियोलॉजी जो है, वही आइडियोलॉजी चलेगा दुनिया में। इन्होंने बोल दिया कि इस हिस्ट्री का, इस वॉर का दुनिया जो है ख़त्म हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री अब ख़त्म हो गया। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, जॉन रॉल्स का हो गया आपका ए का थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। बी का आपका हो गया 4, सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट्स इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सेडिशियो। आपको जो रिट है, ठीक है, रिट किसके हिसाब से, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो वो कहाँ पे देता है, किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट देता है। और हाई कोर्ट कहाँ देता है? हाई कोर्ट जब रिट जारी करता है तो आपका 226, ठीक है, हाई कोर्ट यहाँ से जारी करता है। तो ये रिट से रिलेटेड जो 5 तरह के रिट्स की बात की गई है आपका जो आर्टिकल 32 में। आपका जैसे हैबियस कॉर्पस है, इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी, ठीक है, टू हैव द बॉडी मतलब हमें जो है बॉडी जो है, जो आदमी को डिटेन किया गया उसका जो शरीर है उसको पेश किया जाए, ठीक है। तो कोर्ट जैसे मान लीजिए किसी का इलीगल डिटेंशंस हो गया है, उसको बिना बताए कर गया, तो आप जाएंगे कोर्ट में बोलेंगे हमारा एक दोस्त है, भाई है, उसको इलीगल रूप से उठा लिया गया है। तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि बाद में देखा जाएगा कि ये सही है कि गलत है, पहले उसका शरीर हमको यहाँ पे सामने पेश करो, ठीक है। वो तुरंत ऑर्डर दे देंगे, उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। फिर आपका है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब क्या होता है कि वी कमांड, ठीक है, वी कमांड। ये कब करते हैं कोर्ट? कि जब कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है या लोअर कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है, वो जब क्या कहते हैं अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप अपना ड्यूटी जिसके लिए आपको मिला है, जिस पद पे आप गए हैं, जो काम है, ड्यूटी है आपका, उसको आप सही तरीके से करें। तो वो वी कमांड करते हैं, अपना ये ऑर्डर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मान लीजिए आप गए डीएम के पास, ठीक है, या एसपी के पास गए, उनका काम है जो एरिया में है लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि जो यहाँ के एसपी हैं वो एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख रहे हैं या हमारी कोई शिकायत नहीं सुन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बात आर्टिकल 32 के तरह मैंडेमस करके रिट जारी कर सकते हैं कि आपका जो काम है आप उस काम को करें, ठीक है। तो ये किस किस पे हो सकता है? पब्लिक अथॉरिटी पे भी हो सकता है, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स अगर काम नहीं कर रहा है तो उनके पे भी हो सकता है, ठीक है। अगला है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब क्या होता है? ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है। लैटिन वर्ड्स में इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में? बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। क्यो वारंटो कब होता है? कि जब मान लीजिए आप अभी देखे होंगे कि बिहार में क्या हुआ कि एक एसपी बन गए, ऐसे ही बिना एग्जाम्स के डायरेक्ट 2 लाख रुपया दिए, एसपी तुरंत बहाल हो गए। तो ऐसे जो लोग, अगर कोई आदमी बन गया तो उनको, अगर आपको डाउट लगता है कि ये सही तरीके से आए हैं कि नहीं आए हैं, तो कोर्ट्स उनको एक रिट जारी कर सकता है कि आप बताइए कि आप किस अथॉरिटी से, किस अथॉरिटी ने आपको दिया है ये काम, किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है? क्यो वारंटो जारी किया जाता है। और फिर सरसरी जो होता है, इसको सिरोसरी भी बोलते हैं, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। तो इसका होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि जब आप लोअर कोर्ट्स, ठीक है, लोअर कोर्ट्स जो है टू बी इन्फॉर्म्ड, या जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्या करता है कि जज जो कोई भी ऑर्डर सही नहीं दे रहा है, गलत दे रहा है, तो हायर कोर्ट ये कह सकता है कि जो ऑर्डर केस है उससे आप या तो ट्रांसफ़र कर दीजिए या उसे क्वाश कर दीजिए, वहीं पे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये सरोसरी उसको कहते हैं। एक और रिट जो है वो क्या है? प्रोहिबिशंस, ठीक है, प्रोहिबिशंस है। इसमें क्या होता है? टू फॉरबिड, ठीक है, टू फॉरबिड। अब ये रिट्स कब जारी किया जाता है? आप ये समझ लीजिए जब कोई अपने औकात से बाहर की चीज़ें करने लगते हैं, ठीक है। जैसे में कि कोई जो ट्रिब्यूनल है, लोअर कोर्ट्स है, उनका जो जुरिडिक्शंस नहीं है, उस चीज़ों को वो भी केस को वो देखने लगे, तो उस कंडीशंस में प्रोविजंस की रिट्स को लगाया जाता है।
अब मान लीजिए प्रोविजंस कब लगाया जाएगा, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और 2 स्टेट्स का मामला है, ठीक है, कोई 2 स्टेट्स का जो फेडरल इशू है उसका देखने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोले कि नहीं अल्लाह हम ही इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये इस कंडीशंस में उनका जुरिडिक्शन से बाहर की चीज़ें हैं, उसको अगर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रोविजंस के रिट्स को लगा सकता है, ठीक है, जारी कर सकता है। तो ये आपको 5 रिट हो गया। आप इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन का क्या बताया आपको, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, तो आपका आंसर 1 हो जाता है सही। बाकी आपको 5 रिट्स याद रखना है, कभी हो सकता है दूसरा रिट्स पूछा जाए, कभी न कभी रिट्स पूछे जाते हैं, आपको सब रिट्स याद रखना है। 5 ही रिट्स से ज़्यादा है नहीं, आर्टिकल याद रखना है, रिट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, ठीक है, कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको नेशनल मूवमेंट से भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को खत्म किया गया था। इसमें से आपको देखना है कौन सा रीजन से। आप देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि गांधी जी जो है एक ही कॉन्फ्रेंस में गए थे, 3 जो हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें से एक ही में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल और अम्बेडकर जी एक ऐसे पर्सन थे जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है आपको देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट, ये इसका सही आंसर होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है, फरवरी 1922 में, ठीक है, फरवरी 1922 में होता है चौरी चौरा इंसिडेंट। ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि कुछ लोग जो है भीड़ जो है जो कि असहयोग आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक जो थाना था, चौकी था, उनमें आग लगा के बहुत कुछ लोग 5-6 लोग जो है पुलिसकर्मी कुछ लोग मारे गए थे। इसकी वजह से गांधी जी बहुत उदास हुए और इस घटना के बाद से, क्योंकि वो कभी भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा नॉन वायलेंस के लिए चलेंगे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को ही कहा कि इस मूवमेंट को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो संकल्प था कि वायलेंस को नहीं करेंगे, वायलेंस हो गया। तो इसके बाद ही मार्च में गांधी जी पे सेडिशंस का एक्ट जो है, राजद्रोह का एक्ट लगा और मार्च में ये अरेस्ट भी हो गए थे, ठीक है, मार्च 1922 में। 6 साल का इनको सजा हुआ था, लेकिन ये 6 साल तक रहे नहीं थे, 1-2 साल में इनको थोड़ा तबीयत सही नहीं होने के कारण इनको रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये देखिए ये नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से डायरेक्टली क्या कहते हैं यहाँ से नहीं आता, नेशनल मूवमेंट से कुछ चीज़ें आ सकती है, तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ से भी बातें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिंक्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये क्वेश्चंस नॉर्मली आप पवेड नहीं पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, बहुत लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट सुन के हो सकते हैं ल्यूसियन पाई को भी लगा दें, क्योंकि ल्यूसियन पाई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशंस पे जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो किन्होंने किया है, मैक्स वेबर ने। तो आपका आंसर क्या होता है, मैक्स वेबर, ठीक है। और मैक्स वेबर से रिलेटेड एक चीज़ जो याद रखना है कि मैक्स वेबर ने क्या कहते हैं अथॉरिटी को 3 टाइप से बांटा था। कौन कौन से, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि जो पहले का जो कस्टम्स है उनको फॉलो किया जाए, तो वो हो गया आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, कैरिस्मा हो, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं ना कैरिस्मेटिक, जैसे अभी के टाइम में आपका मोदी जी हैं वो भी कैरिस्मेटिक लीडर हैं, तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी भी होता है, जैसे कि आपका हिटलर थे, गांधी जी थे, ये सारे लोग क्या थे, कैरिस्मेटिक लीडर थे। तो उसी तरीके से कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होता है कि वो जो बोल देते हैं वही सबको सही लगता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो रेशनल लीगल अथॉरिटी होता है, जो कि सही माना जाता है कि ये प्रॉपर जो लॉज हैं, ठीक है, रूल्स हैं, उसे फॉलो करते हैं और उससे आगे कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, रेशनल लीगल अथॉरिटी। तो ये 3 तरीके से मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को भी बांटा है। डेविड स्टर्न से आप एक बात याद रख सकते हैं, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि वो इनपुट आउटपुट मॉडल्स की बात करते हैं कि जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है वो किस तरीके से चलता है, कि अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम है तो यहाँ पे क्या है कि इधर से इनपुट आ रहा है, कुछ जो डिमांड्स होते हैं और कुछ लोगों के सपोर्ट्स जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं, और इधर से आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, डिसीजंस
जो पॉलिसीज़ बनते हैं वो निकलते हैं, फिर ये राउंड होकर इधर से आता है फीडबैक के रूप में। यहाँ ये एनवायरनमेंट में जब जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, कुछ गलतियाँ रहेगी तो फिर ये इनपुट बन के आएगा, फिर से उसमें पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। तो आप डेविड स्टर्न से रिलेटेड इतनी बातें याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच ऑफ मार्क्स राइटिंग इज इट सेट द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटरेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के बारे में आपको होता है, क्लास स्ट्रगल के बारे में मार्क्स बताते हैं कि जो हिस्ट्री है क्लास का स्ट्रगल का, कि हर समय कोई ना कोई दो क्लास एग्जिस्ट करता है। कभी एक पीजेंट्स लोग करता है तो उसके साथ जमींदार लैंडलॉर्ड्स करते हैं। अभी के टाइम में जो है लेबर और कैपिटलिस्ट क्लास है, दो क्लास है। इस तरीके से और भी बहुत सारे क्लासेस के उन्होंने बातें की है, 5-6 हिस्ट्री में उन्होंने क्लासेस के बारे में बताया। तो उसी में उन्होंने ये बताया कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटरेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सोसाइटी है वो पूरा क्लास स्ट्रगल के द्वारा बनाई गई सोसाइटी है। तो इसका आप देख लीजिए आंसर्स क्या हो जाएगा। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बुक में वो ये बात कहते हैं कि जो हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल के हिस्ट्री को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्रोनोलॉजी से अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस। ये थोड़ा सा अभी कुछ दिनों में ट्रेंड्स भी बना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको अरेंज करने के लिए, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दे देते हैं। जैसे कि पहले ये आर्टिकल में जो पहले का आर्टिकल में वो पहले, फिर दूसरे, इस तरीके से। कभी कभी पार्ट्स को भी अरेंज करने के लिए दे सकता है। तो आपको सारे पार्ट्स को भी ध्यान रखना है। आपको पता है कि ये सारे जो चीज़ें हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ये सारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बातें हैं। आर्टिकल आपको देखना है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये किस में है, कौन से आर्टिकल में? ये आपका हो गया आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 में हो गया। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें कल बताए थे कि कितने सुप्रीम कोर्ट के केसेस में इसको और बहुत ज़्यादा फैलाते गया है कि राइट टू लाइफ में बहुत सारे राइट आ गए, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू सोलिटरी कन्फाइन अगेंस्ट राइट टू कन्फाइनमेंट। ठीक है, राइट टू नॉइज पोल्यूशंस। ठीक है, ये सारे बहुत सारे राइट्स, राइट टू क्लीन वाटर। ठीक है, ये सारे राइट्स उसमें जुड़ते गए हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट, ये आपका हो गया आर्टिकल 22 कि आपको ऐसे नहीं अरेस्ट किया जा सकता है। और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले कौन सा? 16, यानी ए ऑप्शन में देखिए पहला एक जगह है, ए के बाद कौन सा आएगा? ए के बाद डी, ए के बाद डी यहाँ पे, यानी आपका सेकंड सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लिस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें कब हुई थी। ये तो आपको कोल्ड वॉर का इंसिडेंट जब बताया तो उसी में बताया कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ था 1962 में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है कोल्ड वॉर का। जबकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था, आपको पता है कि जो सोवियत यूनियन ने वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ सेटअप कर, जैसे मान लीजिए ये है आपका अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका के पास जो है यहाँ पे एकदम छोटा सा एक आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा है और यहाँ पे जो एक लीडर्स थे, ठीक है, क्यूडो फेड्रो करके, वो आपका सोवियत से मतलब उनका रिलेशन अच्छा था, कम्युनिज्म को मानते थे। तो यूएसएसआर ने यहाँ पे अपना सेटअप कर दिया था और इसकी वजह से ये जो इनका पूरा रेंज है, ये पूरा यूएसए का जो आधा से ज़्यादा जो यूएसए पूरा यूएसए उनके रडार में आ गया था एक ही बार में। अब क्योंकि ऐसे तो दूर था, अब एकदम से पास में आ गया तो इससे टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर उधर से भी दिक्कतें हुई अमेरिका की तरफ से भी। तो ये सारे इंसिडेंट जो हुआ था 1962 में हुआ था। कारगिल वॉर आपको पता है 1999। ठीक है, 1999 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका। ठीक है, एक ये जो श्रीलंका में जो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था उसको बचाने के लिए पीस कीपिंग फोर्स जो इंडिया के थ्रू भेजा गया था वो कब? 1987 में। और जापानीज अटैक ऑन पेयर हार्बर यूएसए। ठीक है, यही एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से कि यूएसए भी वर्ल्ड वॉर में आ जाता है। तो ये कब होता है?
1941 में, ठीक है, 1941 में, जबकि जापान अटैक कर देता है किस पे, यूएसए पे। इसके बाद क्या होता है, यूएसए भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर जाता है। फिर आपके बाद उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर का लास्ट में होता है जापान के साथ, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले जापान का हो जाएगा अटैक, तो 1941 डी ऑप्शन से स्टार्ट होते हुए देखिए बस एक ही है। आपको बताया कि ऑप्शन से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको एक दो इन्फॉर्मेशंस पता हो, ठीक है। तो जापानी अटैक हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन, पहले ये हो गया डी, फिर हो गया आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फिर हो गया आपका सी जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और फिर कारगिल वॉर सबसे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर इसमें देखिए आपको कुछ लीडर्स हैं और उनके रोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या क्या थे। तो आप देख लीजिए, सरोजिनी नायडू है, बी आर अच्छा, आप किसी को कुछ भी पता हो ना हो, ये जरूर पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी बी का थर्ड। अब बी का थर्ड देख लीजिए कहाँ पे, बी का आपका हो गया, देखिए यहाँ पे ये ए और बी है ये, ठीक है, ए 2 बार लिखा गया है, ये बी है, और ये आपका सी हो जाएगा, ए बी सी। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में दिक्कत है, आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी का थर्ड, देखिए बी का थर्ड यहाँ पे है, ठीक है, बी का थर्ड। बाकी क्या देखना है, अब ये हो गया आपका डॉक्टर अंबेडकर का थर्ड। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे वो, यानी सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट भी है यहाँ पे। और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 में, जो कांग्रेस का सेशन होने से पहले मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें क्या क्या बातें रहेगी, पूरा प्रिपेयर्ड किया था। तो डी का आपका 4 ही हो गया, और ए का सेकंड हो गया। सरोजिनी नायडू जो थी वो मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वैसे ये सारे लोग भी, मोतीलाल को छोड़ के सब लोग भी मेंबर थे, लेकिन उनका एक नॉर्मल एक मेंबर की तरह रोल है सरोजिनी नायडू जी का। तो आपका ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन से जाता है, ए का 2, और बाकी इस तरीके से बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को जो बनाने में जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो किस तरीके से इसका क्या रोल रहा है, तो ये जनरल सारी बातें थी। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता है, बी आर अम्बेडकर के बारे में पता है आपको, मोतीलाल नेहरू के बारे में भी आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं, और सरोजिनी नायडू के बारे में भी आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो एक दो चीज़ों से हो जाता है। ये देखिए क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्रीमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देखिए ताशकंद एग्रीमेंट है, ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था, 1966 में, किसके किसके बीच में हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे मीडिएटर कौन था, ठीक है, मीडिएटर था आपका यूएसएसआर, ठीक है, ब्रोकरेज किसके द्वारा किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत एक ऐसी घटना है कि आपका जिस दिन ये एग्रीमेंट होता है, आई थिंक 10 जनवरी को 1966 को होता है, उसके नेक्स्ट डे जिस दिन होता था हुआ है, उनके नेक्स्ट डे जो है, जो यहाँ के इंडिया के जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। माना जाता है कि हार्ट अटैक से हुआ है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं कि क्या हुआ रियलिटी में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ताशकंद एग्रीमेंट ये हो गया। शिमला अकॉर्ड कब होता है, अच्छा, ताशकंद एग्रीमेंट कब होता है, 1966 में, जो 65 का इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, उसके बाद ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है, 1965 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद, ठीक है। और शिमला अकॉर्ड कब होता है, शिमला अकॉर्ड होता है 1971 का, ठीक है, 1971 का जो वॉर होता है, ठीक है, 1971 का जो वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के लिए, उस टाइम 1972 में, इसके बाद, ठीक है, शिमला अकॉर्ड होता कब है, 1972 में, 1972 में शिमला अकॉर्ड होता है। वो किस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। उसका बाद इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील होता है वो कब होता है, देखिए ये डील जो है इसको 1, 2, 3 एग्रीमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, 1, 2, 3 एग्रीमेंट। और ये डील स्टार्ट तो वैसे होता है 2005 से, ठीक है, स्टार्ट जो बात करना स्टार्ट होता है वो 2005 से, लेकिन जो प्रॉपर रूप से डील मतलब फाइनलाइज होता है वो कब होता है, 2008 में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2005 दिया है, तो आप 5 को लगाएंगे, स्टार्टिंग का डेट दिया है, लेकिन फाइनलाइज 2008 में किया जाता है।
दूसरा है कि गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, अच्छा गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होगा? गंगा भारत से बह के कहाँ जाती है? बांग्लादेश। तो गंगा का जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें क्या था, फरक्का बैरेज जो है अभी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जो वाटर को शेयरिंग को लेके, गंगा के वाटर को शेयरिंग को लेके एक एग्रीमेंट होता है कि किस तरीके से शेयर किया जाएगा। ये आपका होता है 1996 में। तो आप मिला लीजिए ताशकंद एग्रीमेंट 1966, एक का आपका हो गया 2, तो ए का 2 देखिए एक ही ऑप्शंस में है। बाकी बी का 1 शिमला एकॉर्ड देखिए 1971 दिया गया, अगर लेकिन इसका करेक्ट आंसर 1972 होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने जो बनाया था उसमें 1971 दिया था। तो उनका आप समझ सकते हैं कि वॉर जो हुआ था, इस वॉर के बाद शिमला एकॉर्ड हुआ था। प्रॉपर तरीके से जो शिमला एकॉर्ड हुआ था वो 72 में हुआ था, ठीक है, लेकिन 71 ही उन्होंने दिया था अपने ऑप्शंस में। तो आप इसको 71 दिया है, अगर 72 भी दिया रहेगा तो आपका वही 72 सही ऑप्शन होना चाहिए। फिर आपका हो गया सी का 4 आपका 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ये याद रखना है कि इसको 1, 2, 3 एग्रीमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ये आपका होता है इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में कब होता है? 1996 में। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल ऑर्गन है कितने हैं? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। देखिए प्रिंसिपल ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इन दोनों में फ़र्क है। बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो कि जैसे यूएनडीपी हो गया आपका, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आए, वो सारे जो चीज़ें हैं वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है, मेन ऑर्गन्स हैं, वो 6 ही हैं। एक प्रिंसिपल ऑर्गन 1994 के बाद से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग से था वो 6 ऑर्गन्स थे। वो क्या थे? आप एकदम एक पेज में आपको बता देते हैं क्या क्या ऑर्गन्स थे। तो आपको याद रखना है कि यूएन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन थे वो क्या थे? पहला एक है जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली क्या होता है कि जहाँ के सारे लोग बैठते हैं, डिबेट्स आप करते हुए देखते होंगे बहुत बार, तो वो जनरल असेंबली हो गया। दूसरा हो गया आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जो कि आपको पता है कि जिसमें कि कितने मेंबर होते हैं अभी के टाइम में? 10+5, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तीसरा हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल क्या करती है कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें होती है उन सब पे अपना क्या कहते हैं रिसर्च करती है और अपना सजेशन देती है क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। और आपका चौथा हो गया आपका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। आपका इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है। आईसीजे बाकी सब का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, लेकिन आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। 4 हो गया आपका। 5वां क्या है? ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप अभी 1994 के बाद से नहीं चलती है ट्रस्टीशिप, लेकिन इससे पहले ट्रस्टीशिप भी थी। और छठा ऑर्गन जो है वो क्या है कि जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरीट हैं, ठीक है, सेक्रेटरीट हैं, उनके एक ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स में जाने जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस के 6 जो है प्रिंसिपल ऑर्गन। इन सब का जो है इसको छोड़ के आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के बाकी सब का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताए सिक्योरिटी काउंसिल तो है, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है, ठीक है, ये नहीं है, ये इसका एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये आपका इसको हटा दीजिए। बाकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो आपको पूछा गया था कि कौन कौन है, तो कौन सा हो गया? ए, बी और डी। तो ए, बी, डी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के और उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में भी कुछ चीज़ें याद रखना है। ये भी वैसे 1945 में ही इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को, जिसका कि एजुकेशन और साइंस और कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ रिसर्च करते हैं, उसके रिलेटेड क्षेत्र में अपना बहुत सारा काम करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बुक और आपका ऑथर से रिलेटेड है। तो आप देखिए इसमें जो मेकिंग डेमोक्रेसी है
अच्छा देखिए, इसमें हो सकता है कि बहुत सारा बुक आप नहीं भी जानते हो, लेकिन एक बुक जनरली अगर पवेड आप पढ़ें तो वहाँ पे एक बुक आपको मिल जाएगा, टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव। मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव क्यों कहा जाता है? एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस कब होता है? 1968 में, 1968 में होता है। तो इसमें जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें फ्रैंक मेरेनी करके जो एक ऑथर है, वो यहाँ पे जो जो बातें की गई थी उससे रिलेटेड ये अपने एक बुक में लिखते हैं, जो कि बाद में लिखते हैं 71 में आई थिंक लिखते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे भी, ठीक है। तो टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव, ये जो है आपका फ्रैंक मेरेनी का बुक है। तो देखिए बी से आपका 1 हो गया, बी से 1। अब बी से आपका देखिए 2 ऑप्शंस है, आप यहाँ पे तब एक से नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे ऑप्शंस पे फिर जाना पड़ेगा। तो मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, ये किन का बुक है? रॉबर्ट डी प्यूटनम का। तो यानी ए का 4, ठीक है, बी का 1, तो बी का 1 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ ए का 4 हो गया, यानी ए का 4 और बी का 1, बाकी किसी ऑप्शंस में है नहीं, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शंस हो गया। तो देख लीजिए बुक किसका कौन सा है? मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क आपका हो गया रॉबर्ट डी प्यूटनम का। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव फ्रैंक मेरेनी का। एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट, ये किसका बुक है? अल्बर्ट लिपोस्की का। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट जॉन एरिक लैंड का। तो ये आपका बुक का क्रोनोलॉजी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ टायरनी ऑफ मेजोरिटी। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? टायरनी की डेमोक्रेसी जो है एक टायरनी ऑफ मेजोरिटी है, कि मेजोरिटी लोग जो है, अनपढ़ लोग, बेकार लोग, वो जो चाहते हैं वही करते हैं, उनकी मनमानी चलती है। ऐसा कौन कहेंगे? ऐसा डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं डी टॉकविल, ठीक है। डी टॉकविल क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है? टायरनी ऑफ मेजोरिटी है, ठीक है। ये एक बुक लिखते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका करके, वहाँ पे ये बात कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, इन अमेरिका। ये वहीं के थिंकर रहेंगे, ये वहीं से ये बात कहते हैं कि जो दुनिया में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सब लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में किसका मनमानी चलता है? कि जो भीड़, एक भीड़ जिस चीज़ को मान लेती है वही सही हो जाता है। बाकी आपको कुछ चीज़ें याद रखना है कि जो रूसो है उनके बारे में क्या याद रखना है कि इनका जनरल विल का कॉन्सेप्ट जो है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल विल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सम ऑफ ऑल रियल विल, जो आदमी का जो रियल विल होता है उसका सम को जनरल विल कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका बुक है, और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट भी हैं, ट्रेडिशंस को सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से आते हैं। इनका जो स्टेट का थ्योरी है वो फेमस है, मतलब फेमस है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैं उनमें से इनका हाउस लॉक रूसो का नाम आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा और इनका एक बुक अगर याद रखना है आपको, इमाइल करके है, जो कि एजुकेशंस पे भी इन्होंने बुक लिखा है, ठीक है। और इनसे एक बात जो रूसो का एक बात है कि ये कहते हैं मैन के बारे में, मनुष्य के बारे में क्या बताते हैं कि मैन जो आदमी है वो मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चैन। कि आदमी जन्म तो लेता है एकदम फ्री होकर, स्वतंत्र होकर जन्म लेता है, लेकिन जन्म के होते ही उनके बहुत सारे बंधन बन जाते हैं, जैसे घर का, समाज का, परिवार का, देश का, कि सोसाइटी का, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर लग जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इस तरीके से वो बोलते हैं कि हर जगह आदमी कहीं पे फ्री है ही नहीं, उनके पास कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन उनको हमेशा रोके रहता है। तो ये इनका एक फेमस स्टेटमेंट्स है, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। जेम्स मेडिसन से एक बात याद रखिए, जेम्स मेडिसन कौन थे? 4th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। दूसरा जेम्स मेडिसन क्या थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बना था उनमें इनका योगदान था, और जो बिल ऑफ राइट आया था अमेरिका में उनमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्लियर एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो पहले सबसे एग्जाम्पल इस ऑप्शन के हिसाब से जब देखा जाए तो एथेंस था, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता है। बाकी अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या जानकारी? स्विट्जरलैंड में माना जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो रिलेटिव ऑटोनॉमी स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे बहुत लोग लुईस अल्थुजर के कारण कंफ्यूज हो सकते हैं कि लुईस अल्थुजर भी थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेकिन जो इसका आंसर होगा निकोस
पोलंजस, ठीक है। ये क्या बात करते हैं कि जो रिलेटिव ऑटोनॉमी में आपका जो स्टेट है, स्टेट का काम सिर्फ एक डायरेक्शंस में ना देखा जाए, उनके और भी उनके पास कुछ ऑटोनॉमी होता है। जैसे ऑटोनॉमी किस सेंस में, जैसे जो नॉर्मली ये माना जाता है कि स्टेट जो है रूलिंग क्लास के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन स्टेट के पास कुछ ऑटोनॉमी होता है कि वो रूलिंग क्लास के कुछ बातों को छोड़ के जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम कर देते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मान सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट जनरली बच्चे नहीं पढ़े जाते हैं, नॉर्मल सिलेबस में नहीं दिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना, और दिखते भी हैं तो बहुत बार लुईस अल्थ्यूजर का भी इसी में योगदान है, लेकिन जो प्रॉपर रूप से क्रेडिट दिया जाता है किनको, निकोस पोलंजस को, ठीक है। तो ये आपका आज का सारा 50 क्वेश्चंस था, ठीक है। आप इसको देखें कि किस तरीके से डिटेल में सारी बातें आपको बताएंगे। सारे जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं उन सब को आपको नोट डाउन करना है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट बार क्वेश्चंस करें तो आपको वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर करने का जो तरीका है वो उसमें आपको यही फॉलो करके रखना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर शेयर करें, और आप कोर्स से ज़रूर, अगर आप अच्छे से कायदे से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके आप कोर्स में ज्वाइन कर लें, ताकि आपका छूटे नहीं। अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुके रहेंगे। अगर अभी आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में सब कुछ मिल जाएगा, और टाइम के साथ आप तैयारी कर लेंगे, और आपका जो भी सपना है JNU BHU जाने का वो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं एक बार बात कर लेते हैं। MSc के बहुत सारे कोर्सेस हैं, MM पॉलिटिकल साइंस और अदर्स कोर्सेस अवेलेबल हैं, B.Ed के कोर्सेस अवेलेबल हैं, और इन सारे कोर्सेस का फीस कितना है, 4999, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात आपको जानना हो, कोई भी दिक्कतें लग रहा हो कि किस तरीके से लिया जाए नहीं लिया जाए, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो, आपको कुछ जानना हो, तो आप इस पर कॉल ज़रूर करें, और आप बाकी आप डिटेल में जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। अभी आप अगर तुरंत लेते हैं तो आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्काउंट बहुत दिन तक नहीं रहेगा, ये डिस्काउंट बस पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि एडमिशन्स ले रहे हैं हर सब्जेक्ट में। और ये आपको ऐप कहाँ पे मिलेगा, प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए, वहीं से आपको सारा कोर्स से रिलेटेड बातें मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका, देखिए ये सारी चीज़ें फ्री है यहाँ पे, आप शेयर कीजिए, आपके बहुत सारे लोग जो दोस्त हैं उन सब के पास भी सही चीज़ें पहुँचे, सही तरीके से डिटेल में एनालाइज उन लोगों को मिले, तो उससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। बाकी आप यूट्यूब पे बने रहें, जुड़े रहें। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।